हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर में जो हमारे ट्रेड थ्योरी में जो 12 क्वेश्चन थे, जो 6 क्वेश्चन थे हमारे और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से थे और 6 नंबर जो हमारे रीडिंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग से आने थे। उसमें के जो 6 नंबर आएंगे जो आने वाले हैं साइंस वाले, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो मैराथन में। बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं जो एग्ज़ाम में आपको करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होने वाले हैं, बस क्वेश्चन ईजी होने वाले हैं। कहने का मतलब है आप जो 10th लेवल पे क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा वगैरह के, ठीक है, मेंसुरेशन वगैरह, ज्यामिति वगैरह के, वही क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पढ़ना है हम लोग को। और अगर आपको हमको मैराथन ट्रेड थ्योरी फिटर की देखना है तो हमारे जो वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे ट्रेड थ्योरी का जो एमसीक्यू टाइप मैंने मैराथन ली वो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे आईटीआई सेकेंड ईयर में जो लगभग इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों का कंबाइंड सिलेबस है, लगभग वो सेम है, WCS का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंसेस का। तो इसमें जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रिक्शन। जो जानते हो, आप लोग जानते होंगे जनरली, जो लोग हाई स्कूल या 12th में फ्रिक्शन पढ़े होंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन नॉर्मली ये होता है कि दो सतहों के बीच अगर कोई वस्तुएं मोशन में हैं, गति में है, तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है। इसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ घर्षण होगी तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। जब घर्षण होगा तो हीट जनरेट होगी। अगर हम किसी ऐसी चीज़ होता है जहाँ पे हमको घर्षण नहीं चाहिए होता है, जहाँ पे हमको घर्षण मिनिमम चाहिए होता है, वहाँ हम लुब्रिकेशन कहते हैं। लुब्रिकेशन कहाँ पे करते हैं? स्नेहन कहाँ पे करते हैं? देखा होगा आपने, अगर दो गियर मेसिंग में हैं, यानी कि दो गियर आपस में जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे हम उनके दांते जो कटने ना पाएँ, वहाँ पे हम लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम जनरली जो गियर के जो दांते होते हैं वो हीट की वजह, मतलब घर्षण की वजह से हीटअप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं जनरली कि घर्षण का वहाँ पर एक क्या हुआ, बेकार घर्षण हुआ, क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं थी। कहीं कहीं पे अच्छा घर्षण की आवश्यकता होती है। कहने के मतलब कहीं पे घर्षण हमको चाहिए होता है, कहीं पे नहीं चाहिए होता है। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर पैरों और ज़मीन के बीच में एक घर्षण लगता है। घर्षण की वजह से ही हम सब लोग चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग पैदल नहीं चल पाएंगे। तो वहाँ पर हमारे घर्षण एजा, कहने का मतलब, लाभ तौर पे काम कर रहा है, और कहीं कहीं पे हानि के तौर पे काम करता है। हानि पे वहाँ काम करता है, इससे मैं आप लोग बताएं कि मतलब कि जैसे कि गियर है और दोनों मेसिंग में हैं, तो वहाँ पे हमको जो होता है फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है, तो वहाँ पर क्या हानि, एक प्रकार का हानि हो गई। लाभ में क्या है? अगर आप चल रहे हैं, बाइक रोड पे चल रही है, बाइक के आगे जो ब्रेक लगती है, ब्रेक की जो डिस्क होती है उसमें भी घर्षण की वजह से ही रुकता है। जो प्लेट होती है उसमें स्लॉट कटे होते हैं, ऐसे डिस्क ब्रेक होती है उसमें ऐसे ऐसे स्लॉट कटे होते हैं। आपने देखा होगा बाइक वगैरह में बोलते हैं तो डिस्क ब्रेक बोलते हैं, जो डिस्क। तो जो वहाँ पे ब्रेक लगी होती है वहाँ डिस्क ब्रेक होती है, और जब वो ब्रेक रुकती है तो जो ब्रेक शू होते हैं वो घर्षण की वजह से रुकते हैं, और उसमें स्लॉट कटे होते हैं। कभी कभी कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कि ये हमारा जो घर्षण है ये लाभ है या हानि में आता है। तो एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि उसमें लिखा था कि जो ब्रेक शू होते हैं बाइक के, वो हमारे लाभ के अंदर आते हैं या हानि के अंदर आते हैं, तो चाहे वो लाभ में आते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। यहाँ पर जनरली फ्रिक्शन की परिभाषा लिखी गई है, दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब है दो सतहों के बीच में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। मान लो आप अगर जो हाथ आपस में हथेलियों को रगड़ रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद देखेंगे उसमें हीट जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होती है? कि दोनों हथेलियों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से ही हीट उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर एक प्रकार क्या होगा, घर्षण उत्पन्न हो गया। इसका जो फार्मूला होता है F=μr। जो म्यू हमारा होता है वो घर्षण गुणांक होता है, F जो होता है हमारा बल होता है, जो R होता है वो हमारा होता है अम्लम्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन होती है, अवलंब प्रतिक्रिया। R हमारा अवलंब प्रतिक्रिया, म्यू घर्षण गुणांक, F फ्रिक्शन फोर्स। ये तीनों केवल आपको घर्षण में केवल एक ही फार्मूला पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और एक पढ़ना है θ=tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे थीटा ये कहाँ से निकलता है, ये भी आपको पढ़ाएंगे वीडियो में कि ये जो हमारा फार्मूला है कहाँ से आया, कैसे आया, तो ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरली यही फार्मूला होता है, ये आपको रट लेना है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके न्यूमेरिकल करवाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, और उसमें ये पूछा गया था कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिजल्टेंट मतलब रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है,
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना हो करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है फोर्स हमारा। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम ये हमारी सतह है और इस पर ये ब्लॉक रखा है, इसको अगर F बल लगाएंगे तो घर्षण बल जो हमारा विपरीत दिशा में लगता है। हमेशा घर्षण बल जो वस्तु की गति की दिशा में ना हो करके विपरीत दिशा में घर्षण बल होता है। कहने का मतलब है, अगर हमारी वस्तु इधर चल रही है तो घर्षण बल हमारा इधर काम करेगा, विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई, ये हमारा इधर बल लग गया, इधर घर्षण बल लग गया, और ऊपर हमारा एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे जो हमारा W होता है ये हमारा वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है, भार होता है हमारा ब्लॉक का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आगे हम क्या है, ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, तो ये हमारा जनरली आप इस डायग्राम से समझ लीजिए कि F बराबर जो हमारा होगा वो P के बराबर होगा, R जो हमारा होगा वो W के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा वस्तु के विपरीत होती है। अगर कोई वस्तु गतिमान है हमारी तो जो उसमें घर्षण बल लगेगा वो वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, अगर आप मान लो रोड पे इस तरह चल रहे हैं सीधा, तो आप जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इस तरह कुछ विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है एग्जाम्पल क्या दिए हैं, सड़क पर चलना, बाइक ड्राइव करना, गाड़ी के ब्रेक शू जो लाइनिंग बनी होती है, मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, मैंने बताया भी था। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। लिखा है यदि दो वस्तुएं विरामावस्था में संपर्क में हैं तो किस प्रकार का घर्षण होता। अगर दो वस्तु इस तरह हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। ठीक है, और ये नीचे बेस है। कहने का मतलब है अगर दो वस्तु विरामावस्थाओं में हैं तो उस पर जो घर्षण बल लग रहा होगा वो हमारा कौन होगा? स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग ऐसा होता है मतलब ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, स्लाइडिंग होगा। रोलिंग, अगर ये कोई रोल है, गोला है, घूम रहा है तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। फिर है एंगुलर फ्रिक्शन, कोणीय फ्रिक्शन तो कोई है नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। आंसर नंबर सी, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर यदि वस्तु समतल पर ऊपर की ओर है तो बल ज्ञात करो। बल का सूत्र क्या होता है? यही होता है, आपको जो दिया होता है F sin थीटा होगा, और जो एंगल दिया होगा मान लो ऐसे, तो वो एंगल हमारा फाई होता है। ठीक है, अब देखेंगे किससे कोण ज्ञात करते हैं। ये देखिए, आपने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में घर्षण गुणांक दिया होगा और आपसे पूछ रहा होगा कि घर्षण कोण कितना होगा। ठीक है, वहाँ पे थीटा का मान पूछेगा। अब जब थीटा का मान पूछेगा तो हमारा यही जनरली फार्मूला होता है, आप इसको रट लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। क्या होता है? tan इनवर्स म्यू, तो आप इसको रट लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला जो न्यूमेरिकल पूछेगा तो F बराबर म्यू आर से पूछता है और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू से पूछेगा, क्योंकि यही दो क्वेश्चन पूछता है। बाकी नॉर्मली आप क्वेश्चन बस इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी कोई ज़्यादा खास नहीं होता है। और जो खास है वो हमको क्वेश्चन बताएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा ब्लॉक दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं, जो फार्मूला दिया है इसको कैसे ड्राइव किया गया, कैसे फार्मूला है, आपने वो बताना है। ये कोई एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं, बस आपको हम थोड़ा जानकारी के लिए बता रहे हैं जो फार्मूला हमारा आया है वो कैसे आया है। तो ठीक है, ये कोई ब्लॉक बना है, ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमारा विलंब होता है, नीचे फार होता है, इधर हमारा बल जो जिस बल से हम खींच रहे होते हैं इसके विपरीत जो हमारा लगता है वो घर्षण बल लगता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मान लो कोई थीटा एंगल है तो ऊपर जो फोर्स लगता है वो आर, मान लो एस, ये जो हमारी प्रक्रिया लग रही है वो एस पे है। ठीक है, तो हमारा इधर रिजल्टेंट लगेगा, जो इधर एक होता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ इक्वल टू एस साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं फार्मूले में रखेंगे तो एफ बराबर म्यू आर होता है। मैंने एफ बराबर क्या बताया था? एस साइन थीटा। आर बराबर बताया था एस कॉस थीटा। अब एस एस कट जाएगा, ठीक है, बचेगा साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाए? टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है, ये याद करना है, एफ इक्वल टू म्यू आर, और दूसरा आपको करना है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। आपको यही फार्मूला याद करना, दो फार्मूला केवल आपको फ्रिक्शन में जनरली दो ही फार्मूला याद करना है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ से बताएंगे। फिर आप यहाँ बताया कि स्नेहन की, कहने के मतलब है लुब्रिकेंट करने की दो विधि बताई गई है। नीचे है ग्रेविटी सिस्टम, फिर है फोर्स फीड सिस्टम और है स्प्लैश फीड सिस्टम। ग्रेविटी वहाँ पे होती है, मान लो आप अगर कोई, ये कहने का मतलब है आपको यहाँ ऊंचाई पे तो टेबल पे एक रखी है,
ये टेबल हमारी हो गई और यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये h ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे ये हमारा जो लिक्विड भरा है उसमें ग्रेविटी होगी। कहने का मतलब है हम जितना भी ऊपर जाते हैं ना, जी का मान क्या बढ़ता है, बढ़ता घटता है, ये मुझे पता आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई जितनी ऊंचाई पे होगी, ठीक है, जितनी ऊंचाई पे होगी उसका जो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि W बराबर mgh होता है, U बराबर mgh होता है। तो जितनी ऊंचाई पे बढ़ेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ग्रेविटी ये होती है कि आपको इस तरह का कोई ब्लॉक दिया होगा और नीचे गियर चल रहा होगा ऐसे 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 ऐसे, और आपको इस तरह का कोई पार्ट बना होगा, ठीक। ग्रेविटी ये होता है कि आप देखे होंगे, मतलब जो बत्ती वाला होता है, एक बिग फीड नाम से आती है, बिग फीड नाम से विधि आती है, उसका उपयोग हम जो ग्रेविटी में करते हैं। कहने की मतलब है बत्ती, ठीक है, बत्ती आग अगर कोई मान लो आप ऐसी आपके कहने का मतलब है ऐसी कोई बत्ती बनी हुई है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे 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 भरा हुआ लिक्विड ऐसे ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको मतलब ग्रेविटी सिस्टम फिट कराना है तो ऐसे आप बत्ती डाल देंगे इसमें, तो ये वायल की वजह से ऐसे खींचता रहेगा। आपने घरों में एक देखी होगी लैंटेन वगैरह जातो वाली, पहले मिट्टी के तेल की जो डिब्बी आती थी उसमें जो बत्ती पड़ी होती तो ग्रेविटी फोर्स सिस्टम का ही होता है, ग्रेविटी सिस्टम का ही होता है स्नेहन। कहने का मतलब है वहाँ पे जो वायल बत्ती में ऊपर जाता है और जो आग लगी होती है ऊपर फ्लेम जलती है, तो ग्रेविटी सिस्टम के इस वजह से चलती है कि बत्ती ऊपर खींचती है, उसमें केसकत्व का गुण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो केसकत की वजह से जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा स्नेहन होता है, चढ़ता है, तो वहाँ पे आप ग्रेविटी के देख नहीं पाते हैं। दूसरा है हमारा फोर्स फील्ड सिस्टम। कहने का मतलब आप देखे होंगे जो जनरली गांव वगैरह के लड़के हैं, ज़्यादा बॉयज़ देखे होंगे, एक कीप आती है फोर्स वाली। आप देखे होंगे घरों में मशीन, जो सिलाई करने वाली जो मशीन में जो ऑयलिंग की जाती है, वहाँ पे जो आप देखेंगे कीप होती है, उसको दबा के जब फोर्स लगाते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है फोर्स करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें डिब्बी पे उस जो बोतल होती है उसको दबाते हैं तो तभी तो वायर निकलता है, तभी तो मशीन में डालते हैं ना, वैसे वो फोर्स टाइप में हो गई। तो हमारा तीसरा है स्प्लैश होती है। स्प्लैश में क्या होता है, बड़ा सा कंटेनर होगा, नीचे लिक्विड भरा होगा और यहाँ पे एक इस तरह का गियर होगा, ठीक है, और इसमें एक चैन पड़ी होती है जो उसमें छिटक छिटक के छिटक छिटक के छिटक छिटक के एक रिंग पड़ी होती है, छिटक छिटक के गियर के ऊपर हमारा जो लुब्रिकेंट होता जाता है। इसका आप देखिए कहाँ होंगे, जो ट्रैक्टर की बॉडी होती है जहाँ पे हमारा रिंग पिस्टन वगैरह नीचे जो नीचे जहाँ कैम शाफ्ट वगैरह लगे होते हैं, जहाँ क्रैंक होता है, वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी स्प्लेस वाला, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा स्प्लेस कहने का मतलब जहाँ हाई स्पीड होती है, हाई आरपीएम पे कोई काम करता है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। गाँव में पंपिंग सेट होता है, उसमें मोबिल ऑयल भरा होता है, वह एज अ लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर आप क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है यदि घर्षण गुणांक, मैं इसी बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि दो ही टाइप क्वेश्चन अधिकतर मैंने बुक में देखा है कि दो ही टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दिया है, म्यू की वैल्यू क्या दिया है 0.4, ठीक है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान, ये आपको पहले बना लें हम डिब्बा, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा कोई ब्लॉक है, ठीक है। इसका जो भार हमारा दिया है वो 1000 किलोग्राम दिया है, ठीक है, और कह रहा है अवश्य बल हमको F निकालना है, ये F या P निकालना है, और जो घर्षण गुणांक दिया है हमारा 0.4 दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो गिवन क्या है, और फिर कह रहा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। ये भी हमको ध्यान रखना कि कह रहा है, मैंने ये फार्मूला लगाया F इज इक्वल टू म्यू आर करके, और मैंने F या P हमको निकालना ही था, डायरेक्ट मैंने फार्मूला रख दिया और 0.4 इंटू 1000 कर दिया 4000, और फिर यहाँ पे 10 से इसने मैंने गुणा किया कि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 न्यूटन। तो साफ साफ मैंने कुछ ही नहीं करना है, हमको क्या करना है, एफ इक्वल टू म्यू आर रखना है, और म्यू की वैल्यू दिया था, आर की वैल्यू दिया था, कर देना सीधा, ये हमारा 4000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे न्यूटन दिया होगा, सीधा आपको ऑप्शन जो इसकी वैल्यू न्यूटन में दी है ना, ये देखिए कि न्यूटन में दिया है, आपको ऑप्शन में न्यूटन अगर दिया वही देख के मार देना है, ठीक है। तो न्यूटन दिया है वही आपको देख के मार देना है, इसका ऑप्शन यही सही होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर कह रहा है ये घर्षण गुणांक क्या है, यदि 35 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। उस वहाँ पे क्या बोला, घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू उसने पूछ रखा है, ठीक है, और दिया क्या है, एफ दिया है, एफ दिया है, ठीक है, और हमारा दिया है डब्ल्यू यानी भार दिया है कितना 35 किलोग्राम, एफ या पी बराबर 30 न्यूटन दिया, और म्यू के लिए म्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू बाई आर, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो एफ बराबर म्यू आर दिया था तो यू बराबर एफ बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 30 दिया है और 35 हमारा क्या, जब 10 न्यूटन दिया था ना ये क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 10 न्यूटन दिया था, उससे हम यूज़ करेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। म्यू बराबर दिया है, घर्षण गुणांक दिया है 0.24 और हमारा जो भार दिया है 20 किलोग्राम दिया है और वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कितने बल। तो यहाँ पे वही हमारा एफ बराबर पी पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे एफ बराबर म्यू आर से करेंगे तो पी बराबर इतना रखेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूले से कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पुटअप करना, सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई हमारा क्या है। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का कितना भार 30 किलोग्राम के बल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, इसमें पहले आपने क्वेश्चन में क्या करना है, जो गिवन डाटा दिया है उसको आप पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या हमको ज्ञात करना है, क्या क्या हमको सोल्यूशन निकालना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको लानी है। ऐसा नहीं है पहले गिवन डाटा लिखेंगे उसके बाद आप करेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि घर्षण गुणांक 0.125, यहाँ म्यू की वैल्यू दी है, फिर कह रहा है वस्तु को कितना भार, फिर यहाँ पे डब्ल्यू दिया है या आर दिया है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उनको निकालना है, फिर हमारा जो बल दिया है वो 30 किलोग्राम दिया है। सीधा डायरेक्ट एफ बराबर म्यू आर में रखना है, आर बराबर एफ बाई म्यू। ठीक है, इतना रखेंगे कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि यदि 150 किलोग्राम का भार संतुलन में है और एम का मान इतना है, कहने का मतलब है जो हमारा डब्ल्यू दिया है वो 150, डब्ल्यू या आर जो हमारा दिया है 150 किलोग्राम दिया है, म्यू की वैल्यू दी है एफ बराबर म्यू आर। तो यहाँ पर हमारे म्यू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रखेंगे। अब ये कहने का मतलब ये आप तो लोग ऐसा निकाल नहीं पाएंगे कि वहाँ वैल्यू क्या नहीं करना। तो आप एग्जाम में कैलसी हमको लगता है 100% ये रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर म्यू की वैल्यू निकालना है tan इनवर्स में तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते बिना कैलसी के, बिना कैलकुलेटर के। तो आप वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा कैलसी कैलकुलेटर, शायद में भी अलाउ करते हैं तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ पर कर सकते हैं, वैसे अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पिंड और तल के बीच पिंड और तल के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के 5 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना है। फिर वही डब्ल्यू बराबर एफ डी लगाना है हमको, म्यू दिया है। ठीक है, कार्य बराबर कितना होता है, एफ इंटू डी हमारा होता है। ठीक है, कार्य के लिए फिर हमारा दिया है, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ये देखिए आर 60 था, डी हमारा दिया है, डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो 12 पंचे 60 मीटर, इसमें कुछ ही नहीं करना है, आपको सीधा डायरेक्ट गिवन डाटा लिखना है और लिख के तुरंत कर देना है, आराम से निकल जाएगा। फिर एक क्षैतिज तल पर स्थित 10 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना। फिर वही बात, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, गिवन क्या है, डब्ल्यू बराबर आर दिया है हमारा, डी 10 मीटर दिया है, डिस्टेंस दी है, डब्ल्यू हमको निकालना है, घर्षण गुणांक दिया है। पहले एफ बराबर म्यू आर निकालेंगे तो हमारा 0.15 इंटू 10 करेंगे तो 1.5 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकालने के लिए हमको एफ इंटू डी चाहिए होता है, तो एफ हमने निकाल लिया यहाँ से। अब डी गिवन है डाटा तो इसमें जानेंगे मीटर इंटू के जी है, तो आप वहाँ ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन में मीटर इंटू के जी ऑप्शन में दिया होगा उसी को लगाना। तो कभी ऐसा होता है जल्दीबाजी में मीटर पर के जी दिया हो सकता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर है वस्तु के गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है, जो हमारा वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है उससे कौन प्रभावित करता है। भार नहीं करता है, डेंसिटी नहीं करता है, शेप आकार नहीं करता है, तो करता कौन है हमारा, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर सही का सारा भार केंद्रित रहता है। गुरुत्व केंद्र मैंने बताया पीछे, जो भार मतलब द्रव्यमान केंद्रित रहता है किस पे, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अगर मान लो किसी आप अपनी बॉडी का ही लीजिए, हमारी जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है वो हमारी नाभि होती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा जो शरीर का सेंटर पॉइंट होता है वो हमारी नाभि ही मानी जाती है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र हमारा जो हो गया वो नाभि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वृत्त का केंद्र गुरुत्व केंद्र कहाँ, ये वृत्त हमारा होगा, इससे काटेंगे तो ये वृत्त हमारा कौन सेंटर हो गया, तो इसके केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लंब वृत्तीय शंकु का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है, S/4 हमेशा याद कर लेना, कितना होता है, S/4 याद कर लेना, कितना S/4 होता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ये आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी कि शंकु के क्या होता है, त्रिभुज का क्या होता है, गोले का क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आयत का क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको गुरुत्व केंद्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता देंगे, आपको रट के वहाँ एग्जाम दे देना, वह काम खत्म। ठीक है, तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, H/3 और हमारा इसमें क्या, इस आयताकार पिंड ऐसा आयताकार है ये तो गुरुत्व हमारा क्या, ये हो गया। वर्ग अगर कोई दिया है इस तरह वर्ग, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक
ठोस अर्धगोले का उसके आधार से गुरुत्व केंद्र कितना होता है, ये आपको याद करना होगा। 3r/8 कितना होता है, 3r/8, 3r/8 होता है। तो आपको रटना पड़ेगा 3r/8 होता है। ऐसा अर्धगोला होगा, आपको देख के बताना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा, किसी अर्धगोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कितना होता है, 3r/8 होता है। कितना होता है, 3r/8 होता है। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, केंद्र में मैंने बताया भी था, ठीक है। एक शंकु अपने इस सिरे पर टिका हुआ है, संतुलन की कौन सी अवस्था का उदाहरण है, स्टेबल। क्या है, स्टेबल में है। क्या है, स्टेबल में है। टी गुरुत्वखंड में गुरुत्व, अभी आपको न्यूमेरिकल कभी ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले। ऐसा न्यूमेरिकल आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको देख के तुरंत समझेंगे, तुरंत हल हो जाएगा। देख के ऐसा कि हाँ ये तो डायग्राम का है, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हल ठंडे दिमाग से सोचना है, तुरंत कर लेंगे। अब कैसे सोचना, यह आपको बताएंगे कैसे करना है। ऐसा आपको डायग्राम दिया होगा, पूछ रहा होगा कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि ये ब्लॉक बना हुआ है और आपके साइड डिस्टेंस दी हैं। तो आपका फार्मूला जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये मेन फार्मूला होता है, इसको रट लीजिए। A1 H1 + A2 H2 अपान A1 + A2। A1 क्या है, हमारी जो पहला डायग्राम होगा, ये पहला डायग्राम उसका एरिया है। A2 है जो हमारा उसका दूसरा एरिया है। H1 जो इसके बेस से ऊंचाई होगी वो ली जाएगी, ना कि फर्स्ट सेकेंड से ना सेकेंड से। उसकी जो आधी दूरी होती है बेस से वो H1 होगी। मतलब यहाँ से जो हमारा बेस होता है, यहाँ से आधी दूरी H1 होती है। और इसको जो यहीं से जो दूसरी ली जाएगी वो इसी सेंटर से, जो दूसरी दूरी हमारी ली जाएगी वो यहीं सेंटर से लगा के कुल मिला के यहाँ तक आधी ली जाएगी। पूरी नहीं ली जाएगी, आधी ली जाएगी। जो हमारा बेस होगा वहाँ से ली जाएगी, ठीक है, ना कि छोड़ देंगे कि ऊपर से हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से नहीं, बेस से आधी दूरी तक लिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। A1 जो हमारा 10 है, यह कहने का मतलब है इस फिगर में हमने देख रहा है ये 10 हमारा है, ठीक है। A1 हमारा 10 है। फिर जो 3 दी है, जो किसी आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो किसी आयत का एरिया होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई होगी। तो हमारा 10 × 30, कहने मतलब 10 10 × 3 × 30 हो गया, ठीक है। अब फिगर 2 में देखते हैं लंबाई चौड़ाई, ये भी आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आयत की लंबाई गुणे एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई हमारी क्या है, 12 है, और चौड़ाई हमारी 3 है। टोटल हमारे 36 हो गया। तो ये A1 A2 निकल गया। अब हम बताएंगे, देखो अब टिपिकल पॉइंट यही है, आपको H1 और H2 कहाँ से फाइंड करना। आप एरिया तो निकाल लेंगे आराम से, H1 और H2 कहाँ से निकालने के। देखिए ये टोटल हम आपको बताएं कि ये टोटल हमारा कितना है, ये 10 है हमारा। यहाँ से फिगर 1 को, आप फिगर 1 को देखें पहले। इसमें H1 जो हमारा 10 है, तो इसकी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारे बेस से लगाकर यहाँ तक की दूरी हो गई, जो ये 5 हो गई। तो ये H1 हमारी 5 हो गई। अब देखिए, अब सेकेंड टाइम इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा कि H2 जो हमारी आई है वो कहाँ से निकल के आई है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा 10 हो गया, ये हमारी, ये देखिए चौड़ाई इसकी 3 है। तो ये हमारा 10 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, टोटल हमारे 13 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप 10 देखेंगे, और 3 का आधा मतलब 1.5 हुआ, 1.5 हुआ। तो ये हमारा 10 हो गया, और ये 3 का आधा 1.5। तो 10 1 11, 10 में 1.5 जोड़ेंगे या 1.5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11.5। तो H2 हमारा निकल आया 11.5। अब क्या निकल आया, H1 H2 निकल आया। H1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूले में, H1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इस फार्मूले में, ठीक है। वो H1 A1 की रखेंगे, H2 के रखेंगे, A1 H2, मैंने ये A1 यहाँ पे निकाल दिया, A2 यहाँ पे निकाल दिया, H1 यहाँ पे, H2 यहाँ पे। इस फार्मूले में रखेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया होगा था, ठीक है, मीटर में दिया होगा, आप उसकी कन्वर्जन करके देख सकते हैं। मतलब जैसे भी एग्जाम में आपको ऑप्शन में दिया होगा वैसे आंसर में टिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे डायग्राम देख को छोड़ के आना ही है, आप प्रैक्टिस करेंगे बाई बाई, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयत का गुरुत्व केंद्र। अब देखिए इसमें आयत का गुरुत्व क्या होता है, ये आयत बना है, इससे पूछा गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ये जो हमारी इधर है 12 है, इधर हमारी 3 है। तो हमारा कहने का मतलब ये हमारा इसका आधा हो गया, 12 का 6 हो गया, और इधर जो हमारा 3 था इसका 1.5 हो गया। तो हम कभी भी अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़े होंगे ना, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, तो वहाँ पे आप एक्स वाई इससे बनाते हैं, तो वाई ऊपर होता है, एक्स नीचे होता है। तो एक्स हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, एक्स लिखा है ना ये। तो एक्स कामा वाई अगर हम लिखेंगे निर्देशांक, एक्स कामा वाई, कोई मिनट, एक्स कामा अगर हम वाई लिखेंगे, एक्स कामा वाई, तो एक्स हमारा हो गया 3 और वाई होगा 1.5। तो हमारा जो निर्देशांक निकल के आए हैं, कोऑर्डिनेशन निकल के आए हैं, वो 6 × 5 निकल के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पटल का गुरुत्व केंद्र क्या होगा। मैंने बताया था जो त्रिभुज होता है उसका जो हमारा गुरुत्व केंद्र होता है वो h/3 होता है। तो 6/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चल रहे हैं, वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होगा।
लो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लिया, सेम डायग्राम था, डायग्राम केवल पढ़ दिया था। अब वही मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला बताया था A1H1 प्लस A2H2 प्लस अपान A1 प्लस A2, ये मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला बताया था। ठीक है, कि ऐसे का फार्मूला में H1 और H2 को A1 और A2 की वैल्यू रखेंगे और आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें वीडियो डायग्राम जो दिया है T डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फिगर हम इसको 1 मानेंगे और इसको हम 2 मानेंगे। ठीक है, इसमें हम A1 क्या निकालेंगे, ये भी आयत बन रहा है ऐसा, जो कि डायमेंशन दी हुई ऐसा ही आयत बन रहा है ऐसा, इधर 50 दिया हुआ है और इधर 100 दिया हुआ है। तो टोटल A1 जो निकालेंगे लंबाई गुड़ी चौड़ाई आयत का होता है। तो 50 इंटू 100 करेंगे, 50 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ हमारा वैल्यू जो A1 की निकल के आएगी वो 5000 निकल के आएगी। फिर A2 हम निकालेंगे, क्या निकल गया 160 गुड़ी 60, ये 160 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 60 दिया हुआ है। तो कितना 16 छक्का 96, 96 100 का जो A2 निकल आएगा 96 से निकल आएगा। अब देखेंगे मेन यही आपको दिक्कत हो सकती है केवल A1 H2 H1 और H2 निकालने में। H1 H2 में कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से बेस मानना है। ठीक है, यहाँ से आपको बेस मानना है और टोटल जो लेंथ दी हुई है देखिए ये 50 है ना, आपको यहाँ से बेस मानना है और उसकी आधी लेंथ लेनी है। आधी 50 का आधा 25, तो यहाँ पर 25 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ तक आधी लेनी है। ये टोटल 160 हुआ तो इसका आधा 20 हुआ, 60 हुआ ना, तो इसका हमारा आधा जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। 80 और 50, 80 और 50 कितना हुआ 130 हो गया। तो यही H2 जो हमारा हो गया 130 हो गया। यहाँ तक हमारा ये 50 हो गया, फिर यहाँ से हमारा 80 हो गया। ये 160 का आधा 80 हो गया और 50 का आधा 25 हो गया। तो सॉरी 50 का आधा 25, ये 50 का आधा नहीं करना है, यहाँ पूरा लिखना है। तो 50 और प्लस 80 130 हो गया। तो H2 हमारा 130 हो गया। ठीक है, तो इसको A1 H2 के वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे सबकी और कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इस क्वेश्चन में देख के ऐसा डायग्राम होना था, देख के घबरा जाए कि हाय इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा है। हाय इतना क्वेश्चन इतना टफ है, डायग्राम दे दिया, मैंने इसे कभी ITI में पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, कुछ भी करके होगा इससे डायग्राम 7 डायग्राम से ऊपर देगा ही नहीं, क्योंकि जो अगर आपको कोई आकृति बनी हुई है तो उसमें 7 से ऊपर देगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो इंड में होगा यहाँ पे 7 हो सकता है, क्योंकि हमने देखे जो बुक में उठाए देखे हैं 7 से ज़्यादा दिया ही नहीं है। अगर 7 से ज़्यादा दिया होगा तो हम आपको बताएंगे वो कैसे करना है। तो मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है, उसमें संख्या लिखी है Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7, Y6 यहाँ दिया है, Y7 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वो ये है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है ये बताएंगे। ये सिम्पसन का फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए कि इसमें इसी में वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना, एक लाइन में केवल आप आंसर दे देंगे और सही हो जाएगा। सिम्पसन का जो फार्मूला हमारा होता है H/3 F प्लस L प्लस 2O, O हो नहीं, 0 नहीं है, ये O है। ठीक है, O प्लस 4E, तो ये 4E दिया है। अब इसमें कहने का मतलब है H दिया है, H को सेम ही रख देना है। F मतलब फर्स्ट ये हो गया, L मतलब लास्ट ये हो गया। 2 ऑड पे क्या आता है हमारा, ऑड संख्या क्या होती हैं, मान ली 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ऑड पे देखो मैंने 2 लिखा, ऑड हमारी 3 हो गई और ये हमारी 5 हो गई, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर 4E का मतलब होगा इवन नंबर, ई मतलब इवन नंबर। तो 4E 4 मैंने यहाँ पे रखा। ई पे कौन कौन सा बचा है, मैंने Y1 तो लिख ही लिया, तो वहाँ पर Y2 बचा है। ठीक है, Y4 बचा है एंड Y6 बचा है। तो यही लिख के आपको ब्रैकेट बंद कर देना, यही आपका आंसर है। तो ठीक है, ये सिम्पसन का सूत्र होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम देखना है, आपको फार्मूला याद है यही H/3 F प्लस L 2 ऑड नंबर प्लस 4 इवन नंबर और ब्रैकेट बंद, आपको यही याद करना है। आपका सीधा से आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपको आता है तो वेल, नहीं आता तो आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ऐसे ही देखना, हो जाएगा तुरंत। अब यहाँ कह रहा है अनियमित सतह का क्षेत्रफल बताओ। ऐसा कोई क्षेत्रफल दिया होगा, आपसे बोल रहा है कि पूरे डायग्राम का, ये पूरा डायग्राम है, इसका एरिया बताओ, एरिया कितना है। ठीक है, तो आपको देख के बताना होगा कि इसका एरिया कितना है। तो आपको ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस यही देख के बताएंगे तो इसका एरिया तुरंत बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो हल्का फुल्का मैथ्स बैकग्राउंड कर रहा है ना स्टूडेंट, तुरंत बता देगा कि इसका एरिया क्या होगा। तो देख लीजिए इसमें 3 डायग्राम बने हुए हैं। ठीक, ये वर्ग बना है, ये आयत बना है, ये त्रिभुज बना है। तीनों के आपको अगर एरिया बताएं, एरिया का फार्मूला बताएं तो तुरंत एक ही मिनट में आपको इस क्वेश्चन को फाइनल कर देंगे। ठीक, कैसे इसका एरिया टोटल आएगा। तो ये तीनों त्रिभुज, ये हमारा देख लीजिए वर्ग ये त्रिभुज बन गया, ये हमारा आयत और ये हमारा वर्ग है। तीनों का डायमेंशन गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने देखना है क्या इसका जो फिगर 1 का है एरिया, ये फिगर 1 है हमारा।
ठीक है। आयत का, तो आयत का हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे की 80 है और चौड़ाई हमारी 15 है, तो 15 अट्ठे 120, तो 1200 हो गया। ठीक है। फिर फिगर 2 का हमको देखना, ये वर्ग है, तो हमारा वर्ग जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसकी जो 15 भुजा दी है, तो 15 15 में 225, तो ये हमारा हो गया 225। ठीक है। फिर हमारा थर्ड डायग्राम है, जिसकी भुजा होती है, थर्ड डायग्राम जो हमारा गिवन है वो हमारा है त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज का एरिया हमको क्या निकलना है, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना दिया है, 15, ऊंचाई हमारी दी है 10। ठीक है। तो इसको हम करेंगे, काटे पिटेंगे, तो यहाँ पर 75 हमारा आ जाएगा। अब तीनों को हमको एरिया को ऐड कर देना है, तीनों एरिया हम अब ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 1500 आ जाएगा। तो गिवन डायग्राम जो हमारा था उसका एरिया हमारा 1500 आ गया। क्या, 1500 mm²। ठीक है। mm² इसलिए है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, यहाँ तो वहाँ पे mm² ही आंसर आएगा। ठीक है, ना कि में आएगा। तो हमारा आंसर नंबर जो थर्ड है सी, वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। आपको कहने का मतलब ये पूरा गिवन दिया है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है। आपको बीच में वृत्त दिया है और कह रहा है ट्रायंगल का जो ये वाला पार्ट है उसका एरिया बताओ। कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरा एंगल का पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल दो, उसमें से आप ये बीच का एरिया माइनस कर दो, तो आंसर पा जाओगे। ठीक है। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a² होता है। ये फार्मूला आपको लिखना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/√3/4 इंटू a² होता है। तो ये जो एरिया इसमें हमारी दी है 6 सेंटीमीटर, तो इस वैल्यू में हम रखेंगे, ए हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 3/4 इंटू 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 से हम इसको काटे पीटेंगे तो 9 √3 हो जाएगा। और √3 के मान जो होता है 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है हमारा πr² होता है। πr हमारे गिवन जो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आर की वैल्यू इसमें रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इतना कुछ आ जाएगा। अब हमारी एरिया निकालें, इसका भी एरिया निकल गया और वृत्त का भी एरिया निकल गया। तो पूरे में से हम इस वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल का जो बचा हुआ एरिया है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा 15.5855 था। ठीक है। उसमें से हम 7.06 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85.5 सेंटीमीटर²। यही हमारा आंसर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई क्या है जिसका परिमाप 4.8 और सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप रुको, हम आपको बताते हैं, ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। ये आपको देखो, आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो πr² थीटा अपान 360 डिग्री के चलते πr² थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है। त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई πr थीटा अपान 180। त्रिज्यखंड के परिमाप चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला आपको रटना है, जब रटेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब आपका ऐसे कुछ बना होता है ये। ठीक है। इसकी इन भुजाओं का योग और इसकी जो ऊंचाई है वो। ठीक है। ये होता समलंब का क्षेत्रफल। विकृति आकार में परिवर्तन अपान मूल आकार। कहने का मतलब अगर ये है कोई, ये इस तरह से छड़ है, इस तरह लटकी हुई है और इसको खींचेंगे तो इसकी एल हमारी लंबाई जो बढ़ जाएगी, कितनी, ΔL। इसकी टोटल जो लेंथ थी हमारे एल थी, ये ΔL बढ़ गई, यही हमारी क्या होगी, परिवर्तन हो गया। तो आकार में परिवर्तन, तो ऊपर हमारा एल ΔL हो गया और नीचे हमारा एल हो गया, तो ये हमारी विकृति स्ट्रेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षा गुणांक। आप ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे सुरक्षा गुणांक क्या होता है। इसमें जो होता है अधिकतम प्रतिबल अपन वर्किंग प्रतिबल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था कि सुरक्षा गुणांक जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसका फार्मूला बताओ। तो उसका जो फार्मूला होता है अधिकतम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल या वर्किंग स्ट्रेस, ये फार्मूला होता है। फिर पॉइजन रेशियो 1/n पार्श्व विकृत व अंधर विकृति। जो हमारा लेटरल स्ट्रेन होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जो उसका हमारा रेशियो होता है वही पॉइजन रेशियो होता है। फिर हमारा आयतन गुणांक, आयतन बल्क मॉडुलस प्रतिबल अपान विकृति। जो हमारी प्रतिबल होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कहने का मतलब जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारा अनुपात होता है वही हमारा बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा दृढ़ता मापांक, कर्तन प्रतिबल अपान कर्तन विकृति, शेयर स्ट्रेन अपान शेयर स्ट्रेन। फिर हमारा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। साधारण लाभ हमारा, साधारण ब्याज जो हमारा था मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, P/R/T अपान 100। ये फार्मूले हमें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जो ये फार्मूले करेंगे तभी हम आपको आगे वीडियो में जो क्वेश्चन कराएंगे देखने में आपको ईजी लगेंगे। ठीक है।
प्रतिबल हमारा लोड अपान क्षेत्रफल होता है, P = F/A होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस हमने बताया था, यंग मॉडुलस होता है प्रतिबल अपान विकृति। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का जो हमारा आधार उस गुरुत्व का केंद्र क्या होता है, H/4 मैंने बताया भी था। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी H/3 होती है। अधिपत का सजगत 4r/3। अर्धगोला क्या होता है 3r/m। ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या है 3r/m, मैंने वही बताया था 3r/8 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और r = d/2 रखेंगे तो यहाँ πd²/4 हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, जो पूरा हो जाएगा πr², तो हम अर्धवृत्त क्या हो जाएगा हमारा πr²/2। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि होती है 2πr + 2r, पाई यहाँ 2 कट जाएगा तो πr + 2r बचेगा। इसमें πr भी हम काम में लेंगे तो 2r + π + 2 हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये सिम्पसन का नियम मैंने बताया था, सिम्पसन का। ठीक है, सिम्पसन बताया था H/3 F+L 2 ऑड नंबर +4 इवन नंबर, तो मैंने बताया था। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की ओर अपने। ठीक है, ये मैंने सिम्पसन बता दिया था। ये क्वेश्चन पे थे, क्या एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या है जिसका परिमाप 64.8 और सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्यखंड की परिमाप ये आपको फार्मूला याद रखना है, सीधा इस फार्मूले में चाप की लंबाई ये दी है। ठीक है, और 2 गुणा त्रिज्या भी ये गिवन है ये। ठीक है, इसमें फार्मूला में रखेंगे, आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, ये उस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 30 सेंटीमीटर है। तो इसका जो चाप की लंबाई होती है वो πr/θ/180 डिग्री सेल्सियस होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आर गिवन दे हमारा ये 15 सेंटीमीटर और थीटा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर पा जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यदि व्यास 12 सेंटीमीटर, कोण 60 डिग्री, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने πr² θ/360 डिग्री बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले में आप रखेंगे πr² θ/360 डिग्री, और इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला याद है तो फार्मूले में गिवन डाटा रखेंगे, आप आंसर पा जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब अलजेब्रा में क्वेश्चन ऐसे पूछा, बड़े इजी क्वेश्चन पूछा है। a + b² ² 36 है, a - b² 24 है, तो a b की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, इसमें a² + b² यहाँ पे फार्मूला खोल दिए, a² + b² + 2ab। अब इसका खोल दिए तो a² + b² - 2ab। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा 2ab + 2ab, तो 4ab हो गया। इधर 36 में से 12 निकल गया, बराबर 12 बचा, तो a b = 3, तो ये हमारा 3 क्या आंसर हो गया। इसमें क्या है 5a² + 8a⁵b3 का मान बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, मान क्या बताना है आपको। जब किसी चीज़ गुणा होती है तो गुणे में जो घातें होती हैं हमारी जुड़ जाती हैं, तो a² और प्लस a⁵ जो गुणा होगी इनकी, तो ये दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, तो a⁵2 + 5, तो a⁵7 हो जाएगा। तो यहाँ पर a⁵7 हो गया। फिर आता है b की भी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे b है, गुणे b³ है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो b1 + 3 = b⁴। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पटवट 40, 5 × 8 मतलब 8 × 5 40 हो जाएगा। ठीक, तो 40 गुणे a⁵7 गुणे b⁴, तो यहाँ पर आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर है जीरो की घात। अच्छा, जीरो की घात, कोई भी जीरो संख्या की घात जीरो हो, जीरो अगर उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। अगर 2000 की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर बकरी की पावर 0 हो उसका मान 1 हो, गाय की पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 हो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया किसी भी संख्या का जो पावर होगी उसका मान जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए, a की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान 1, 100 की पावर 0 मान 1, 50 की पावर 0 का मान 1, 2000 की पावर 0 का मान n। हमारा क्वेश्चन ये फार्मूला आप देखना पड़ेगा। a³ - b की जो फार्मूला होता है वो a - b a² + b² + ab हो जाएगा। जो a³ + b का फार्मूला जो हमारा होता है a + b a² + b² - ab हो जाएगा। ये फार्मूला आपको रटना है। SP हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और जो I होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है। SP हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। ये हमारा है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं, ये आपको क्वेश्चन में देखो
क्वेश्चन में मैंने निम्मी पे जो देखे थे क्वेश्चन निम्मी वाले पैटर्न में, वहाँ क्वेश्चन पूछे थे कि एक प्लास्टिक का नाम दिया होगा और पूछ रहा होगा ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्ट है। तो आपको हम कुछ बता रहे हैं जो आपको रट लेना है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखता है तो वहाँ पे देख के तुरंत क्वेश्चन में समझ जाना और वहीं पे टिक कर देना सही वाला। जैसे पूछ रहा है थर्मोप्लास्टिक कौन सी है, जो यहाँ पे विनाइल पॉलीमर होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, सेलुलोइड और पॉलीस्टीरीन होता है। ये जो हमारी 4 प्रकार की जो होती हैं थर्मोप्लास्टिक होती हैं ये, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक होती है हम रिसाइकिल किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो थर्मोप्लास्ट होगी उसको हम रिसाइकिल दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने, कबाड़ी की दुकान पर आते हैं तो कुछ जो प्लास्टिक होती है वो नहीं लेता है, वो बोलता है हम ये नहीं लेंगे। आपको कुछ प्लास्टिक बोलता है हम ले लेंगे, और जो नहीं लेता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है कि वो दोबारा रीयूजेबल नहीं होती हैं। मतलब कहने का मतलब दोबारा यूज़ नहीं होती हैं, दोबारा उपयोग नहीं हो सकती हैं। इसलिए कबाड़ी वाला कहते हैं हम ये प्लास्टिक लेंगे और ये नहीं लेंगे। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं लेता है, थर्मोप्लास्ट लेता है, क्योंकि थर्मोप्लास्ट हमारा दोबारा यूज हो जाती है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं लेता है। कहने का मतलब कुकर जो ढक्कन होता है बेकेलाइट बना होता है, वो कभी आप बेचने जाएंगे कबाड़ी के पास वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको दोबारा रियूजेबल नहीं होता है, ठीक है। जनरली नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी एक्सेप्शन भी होता है, कभी कभी यूज भी हो जाता है। जनरली कहने का मतलब है ये यूज नहीं होता है। अब हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो दोबारा यूज़ नहीं होती है। अब थर्मोसेट से आप सीधा जानिए, सेट मतलब एक बार जो सेट हो गई वो दोबारा रियूजेबल नहीं होगी, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। सेट हो गई तो सेट हो गई, मतलब काम खत्म होगा, दोबारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है वो हमारी ब्यूटिल होती है, रबर होती है, ब्यूटिल रबर होती है, नायलॉन होता है, न्यूप्रीन होता है। ये जो प्रकार के जो हमारे प्लास्टिक होती हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, दोबारा यूज़ नहीं किया सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साधारण ब्याज क्या होगा यदि रुपया 12,000 की धनराशि 15,000 बन जाती है। जब हमारा कोई धन मूलधन और प्लस जो हमारा ब्याज जुड़ करके बनता है वो हमारा मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र धन हमारा ये दिया है, मूलधन ये दिया है, ये हमारा मिश्र धन होगा, ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब तीनों चीज़ ये हमारा फार्मूला हुआ, इसमें तीनों चीज़ गिवन दिए रखेंगे मान, तो जो 15,600 में से 12,000 निकालेंगे 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ब्याज साधारण था वो 3600 रुपये हो गया। अब यहाँ अलजेब्रा क्वेश्चन यह 14x + 3y + 25x + 20y। अब 14x + 25x को हम जोड़ेंगे तो 39x, 25 और प्लस 14 39 होता है। एक्स के एक साथ जोड़ेंगे, वाई को एक साथ जोड़ेंगे तो 25 + 14x हो जाए 39x हो गया, और 3y + 2y यानी 5y हो गया। मतलब 14x एक्स को अमरूद मान लीजिए और वाई को आप आम मान लीजिए। तो अमरूद जोड़ लिए, 14 + 25 29 हो गया, और आम जोड़ लिए 3y + 2y 5y हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a² b + 8a⁵ b³ आप गुणे में घात जोड़ती हैं तो 5 वार का जोड़ 40 हो गया, और a² और 5a a⁵ और a² जुड़ जाएंगी तो a⁴ 2 + 5 यानी a⁴ 7 हो जाएगी, और b³ और इंटू b तो जो b पावर जुड़ेगी तो b⁴ 1 + 3 यानी 4 हो जाएगी। तो आंसर हमारा 40 a⁴7 b4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला है कि 3x जो हमारा है 3x + 5/5 = 25। इसमें आपको क्या करना है, जनरली देखना होता है किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना होता है। इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 एकम 3 तीनों 25 15, तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच गया। नीचे 5 कॉमन लेंगे तो 5x, यहाँ पर 5 बच जाएगा, x बच जाएगा, और 25 25 सॉरी 5 5 25 तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3/5 आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा 13x + x 13 + x = 20, तो x के मान बताओ। तो यहाँ पर हम सीधा रखेंगे x बराबर, इधर हम लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 20 मान में से 7 निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120x = 960, तो हम इस तरह जो कट गया 12 × 96 ये कट गया, तो हमारा x = 8 आ गया। इस तरह के अलजेब्रा में क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, अगर एग्जाम में तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, आप एकदम आराम से इसको कर ले जाएंगे। फिर कह रहा a⁴m × a⁴n। अब कह रहा मैंने कहा था गुणे में अगर बेस बराबर है तो गुणे में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो a⁴m + a⁴n, तो a⁴m + n हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा a + n, ठीक है। अब इसे सेम दिया है a⁴m a⁴n दोनों का बेस बराबर है तो ऊपर घात जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो a⁴m - n हो जाएगा। फिर हमारा ये फार्मूला दिया है a + b का, ये फार्मूला सबको आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किसके बराबर, ये आपको दिए क्वेश्चन में दिया होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला खोलेंगे इतना हुआ, ये ब्रैकेट में खोलेंगे इतना। जब अंदर ब्रैकेट में किसी चीज़ लिखी होती है बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर पीछे प्लस वाली होती है माइनस हो जाती है, जो माइनस वाली होती है वो प्लस हो जाती है। ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा है तो अगर प्लस लगा है तो कोई नो चेंज, मतलब कहने का कोई चेंज नहीं होगा। तो इतना सॉल्व करेंगे आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ए की पावर 5 इंटू 7 दिया है, क्योंकि कोई पावर ये 5 अंदर 5 बाहर 7 है तो एक गुणे में गुणा होगा तो घात घात की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो ए की पावर 5 इंटू 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 625 की पावर 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, मैंने बताया था, ठीक है। फिर है यहाँ पे 1/a की पावर -5, तो का मान हमारे साथ अगर कोई पावर में -1 नीचे पावर 1/a पे पावर 5 दिया है माइनस में, ऊपर जाएगी तो पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा है 5x की पावर 4, 5x की पावर 3, x बराबर यहाँ पे काटे पीटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी, तो x बराबर x बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर में से 3x 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर घटाया जाए तो मान क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो अंदर के माइनस का जो चिन्ह चेंज दिखा, यहाँ पे -3 हो गया या माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ +2 था या माइनस हो गया। जब बाहर किसी चीज़ के माइनस लगा होता तो अंदर वाला जो हमारा साइन होते हैं बदल जाते हैं, माइनस के प्लस प्लस के माइनस हो जाते हैं। अब इसको हम 4y प्लस वाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2x और 3x 5x जुड़ गया, माइनस 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 वाले घट जुड़ गए, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर तो 12x स्क्वायर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा है 5x प्लस 2y 4x माइनस 7 और 15z माइनस 3y को जोड़ने पर, अब इनको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो 5x प्लस 2y हो गया, ठीक है, 4x हो गया माइनस 7z हो गया, 15z हो गया, 3y हो गया, ये मैंने सब लिख लिया जोड़ने में। अब 5x करना है, 9x हो गया, तो x को मैंने जोड़ लिया, 9x हो गया, ये y वाला हो गया, ये y वाला हो गया, 3 माइनस 2 के y निकल गया। फिर 7z 15z, 15 में 7 निकल गया, 8 बचा तो 8z हो गया, तो 9x माइनस वाई प्लस 8z इसका आंसर हो गया। फिर है 12x क्यूब वाई स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, बटों में रखना, ये y कट गया, x किया, 4 3 y, 3xy हमारा आंसर हो गया। x का मान बताओ। अब 3 मल्टीपल में 3 अंदर ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 4 इक्वल टू -4x प्लस 28। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे उधर पक्षांतर करेंगे, सारे इधर चिन्ह ले आएंगे तो पक्षांतर क्या करेंगे। अब अगर 6x और प्लस 4x 10x हो गया, -12 और 28 40 हो गया, माइनस का 12 और माइनस का 28 40 हो गया। अब 10x इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। और हम 10 पर 10 चौको 40, तो x बराबर हमारा 4 आ गया, आंसर नंबर 4 हो गया। फिर है x प्लस 2 इक्वल टू 2 बराबर 19 हो, तो x का मान बताओ। तो 2x इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू इस तरह की गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा, तो x के उधर 36 2 चला जाएगा तो x बराबर 36 बच जाएगा। ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे, कुछ खास बस नहीं है, बस आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम 300 प्रत्येक, मतलब कहने की अगर कोई प्लास्टिक है, इलास्टिक है, अगर इलास्टिक बैंड है, अगर हम उसको खींचेंगे तो हम उसका अगर 100% है तो उसको हम 300% खींच देंगे, उसके बाद आफ्टर दैट तो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक, अल्टीमेट पॉइंट जाके, अल्टीमेट स्टेट पॉइंट तक जाके वो टूट जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लड़कियां जो रबड़ में बैंड लगाती हैं वो अगर 100% की हैं, अगर हम उसको 300% तक खींचेंगे, आफ्टर दैट 300% 301% के बाद वो टूट जाएंगे, आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस होगी तो टूट जाएंगी। तो कहने का मतलब ये प्रत्यास्थ पदार्थ के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम जो होता है वो 30% तक खींच सकते हैं। अब रिवेट में शियर फोर्स कर्तन बल काम करता है, कहने का मतलब है जो यहाँ पर शियर जो फोर्स होगा, अगर रिवेट में है, ये प्लेट यहाँ पे लगी है, ये प्लेट यहाँ पे बीच में रिवेट लगा है, अब ये इधर से टेंसाइल फोर्स लगेगा, जो टेंसाइल फोर्स लगेगा तो यहाँ पे जो मस्त फोर्स लगता है वो टेंसाइल शियर फोर्स लगता है, ठीक है। हुक्स लगा होता है। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे अनुपात है, कहने का मतलब अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहने का मतलब है जो हमारा स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही हुक्स लॉ है, ठीक है।
अगर हमारा ये कभी-कभी पूछता है एग्ज़ाम में कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसमें जो ये पॉइंट दिए हैं ये इनके बारे में बताओ कि ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे। तो हम डीपली ऐसे आपको रट लेना है एग्ज़ाम में जब इसी ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस पे ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये 5 डायग्राम 5 एक डायग्राम पे 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट को क्या-क्या बोलते हैं कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछने को मिला है। तो हमारा जो एक एग्ज़ाम पे यहाँ पे है ये हमारा है प्रोपोर्शनल लिमिट समानुपाती सीमा प्रोपोर्शनल लिमिट जो ए पॉइंट पे होगा ये प्रोपोर्शनल लिमिट होगी। फिर हमारा है बी पॉइंट में इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे जो हमारी है ये स्टेज इधर प्रतिबल है या इधर स्टेप विकृत है। बी नंबर पे हमारा होगी जो होगी वो इलास्टिक लिमिट होगी। जो सी नंबर पे होगी यील्ड यानी यील्ड मतलब झुक गया, यहाँ पे ये झुक गया ये झुक गया तो यहाँ पे यील्ड लिमिट हो गई। तो ये हमारा होगा प्राभव बिंदु या यील्ड पॉइंट, इस इंग्लिश में यील्ड पॉइंट और हिंदी में प्राभव बिंदु बोलते हैं। फिर हमारा डी पॉइंट है महत्तम, ये देखिए महत्तम यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा स्ट्रेस गया है वो मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट है। क्या है ये हमारा इस यहाँ पे हमारा है देखिए मैक्सिमम पॉइंट स्ट्रेस का गया है। ये क्या है मैक्सिमम पॉइंट स्ट्रेस का गया है तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस, तो यहाँ महत्तम प्रतिबल हो गया। फिर हमारा यहाँ पे आके कोई जो हमारी इलास्टिक लिमिट पे आके हो जाएगा माइल स्टील टूट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ई पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट या इंडेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वही कहने का ए से बी, रुको मिनट, ये यहाँ से ये ए से बी तक हमारा जो है इलास्टिक स्टेज है। फिर यहाँ से यहाँ तक यील्ड स्ट्रेस है, बी से लेकर यहाँ तक बी यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। और फिर सी से डी लिखा हमारा प्लास्टिक लिमिट यानी कि टूटने की संभावना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है यदि मूल लंबाई 2800 mm की छड़ पर 3.2 किलोन्यूटन का बल लगाया जाता है तो बार को 0.5 mm तक बढ़ा देता है तो तन विकृत क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा। टेंसाइल लंबाई में मैंने बताया था टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है लंबाई में बर्तन अपन ओरिजिनल लंबाई यानी मूल लंबाई या प्रारंभिक लंबाई, तो डेल्टा एल अपन एल होता है। तो चेंज करना क्या 0.5 कितना थी 2800 और 10 यहाँ पे क्या दिया है 2800 mm 3 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आंसर रखेंगे इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि एक सिरे पर 100 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो 1 मीटर की लंबाई की छोर की में 1 सेंटीमीटर लंबा और में कितना। अब यहाँ पे पूछा गया विकृत क्या होगी, वही विकृत डेल्टा एल अपन एल ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है और जो चेंज इन लेंथ होती है उसका जो रेशियो होता है वही हमारी विकृत होती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 1 किलो से 1 सेंटीमीटर कितना है 100 किलोग्राम बल, तो यहाँ पे 0.1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं यंग मापांक क्या है, यंग मॉडुलस क्या है। यदि क्रॉस सेक्शन में 2 मीटर लेंथ जो हमारी दी है, एरिया हमारा 2 मीटर दिया है, ठीक है, सॉरी 2 मीटर दिया है, ठीक है। और 8 किलोग्राम यहाँ पे एरिया दिया है, ये लेंथ दी है, ठीक है, ये लेंथ दी हुई। तार से 8 किलोग्राम वजन के मिलन पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब खींचने से इसकी लंबाई बढ़ जाती है, डेल्टा एल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में एफ गिवन है, ठीक है, एरिया हमारा ये गिवन है 0.8, पी बराबर एफ हमको निकाल लेना है। ए निकल गया, यहाँ पे हमारा ये पी 10 आ गया। अब विकृत क्या होती है डेल्टा एल अपन एल होती है, तो एल हमारा कितना था 2 यहाँ पे दिया था, कितना खींचा 1.6 मीटर बढ़ जाता है तो 1.6 हो गया। कैलकुलेशन करेंगे इतना कुछ आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे यंग मॉडुलस हमारा क्या होता है प्रतिबल अपन विकृत, प्रतिबल मैंने 10 निकाला था, यंग मॉडुलस विकृत हमारी ये निकल के आई थी। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा है यदि किसी पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 35 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और सुरक्षा मापांक 5 है तो सुरक्षित प्रतिबल क्या है। अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, वर्किंग स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट हमारा यह है, वर्किंग स्ट्रेस हमको निकालना है, सुरक्षित प्रतिबल हमको निकालना है। फर्स्ट ऑफ सेफ्टी दिया है, जो सुरक्षा मापांक दिया है 5 दिया है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस, यही फार्मूला होता है, ठीक। मैंने बताया भी कि पहले फार्मूला पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सुरक्षा मापांक जो हमारा फार्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस अपन सुरक्षा मापांक, इस पे फार्मूला में रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है पहले हमारे इनलिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है, हार्डनिंग होती है, टेम्परिंग होती है, फिर ताप होता है, सोकिंग होती है ना, समन होता है। समन मतलब इसको बुझाना, समन लिखा होगा अग्नि सामान यंत्र, तो समन मतलब बुझाने वाला यंत्र, तो मतलब समन मतलब समन में ठंडा करना, ठीक है। स्टील के ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया की जाती है। जो हमारी स्टील होती है, जो उसकी ग्रेन होती है उसको अच्छित करने के लिए, ग्रेन साइज को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफॉर्म करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है और नॉर्मलाइजिंग होती है। नॉर्मलाइजिंग मतलब रिफाइनिंग ग्रेन स्ट्रक्चर। फिर जो हार्डनिंग प्रक्रिया होती है इसका मतलब क्या होता है कटिंग एबिलिटी, बियर रेजिस्टेंस। जो बियर रेजिस्टेंस होता है उसका बढ़ाना होता है, जो कटिंग एबिलिटी होती है, जो हमारी कटिंग टूल होता है उसकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हार्डनिंग करते हैं। टेम्परिंग करते हैं, ब्रिटलनेस को कम करना, कहने मतलब जो ब्रिटलनेस होती है, जो भंगुरता होती है उसको हम कम करता है। जो टेम्परिंग होती है वो भंगुरता कम करने के लिए होती है। ऐसा कोई चीज़
कभी देखा होगा कहीं जो कास्ट आयरन होता है वो बहुत भंगुर होता है, जैसे ज़मीन में गिरा तुरंत टूट गया, बहुत ब्रिटल होता है, बहुत भंगुर होता है। उसकी जो भंगुरता को दूर करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। जो एनलिंग होती है स्ट्रेस स्टेन को दूर करने के लिए, जो हमारी एनलिंग होती है, जो हमारी जो किसी पार्ट में जो स्ट्रेस स्टेन की जो विकृत उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए हम एनलिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लाभ का परसेंटेज होता है और हानि का जो परसेंटेज होता है हमारा, हान अपान कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। जो लाभ हमारा होता है लाभ अपन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ये हमारे फार्मूला जो होते हैं लाभ हानि में आपको देखने को मिलेंगे। फिर है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ हान का प्रतिशत पर 100, ये आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस लाभ हान अपन इंटू परसेंट। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस हान लाभ हान अपन 100, तो ये फार्मूला यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस फार्मूला में रखेंगे आप तो सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जनरली आपको ऐसे ही देख लेना है। फिर है लाभ राशि क्या है, यदि आईफोन का क्रय मूल्य 5000 रुपये और विक्रय मूल्य 7000 रुपये है। यहाँ पे लाभ का फार्मूला बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। 70,000 में बेचा और कितना 50,000 में खरीदा, तो उसको 20,000 ना भाग हुआ, यानी कि उसको लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि परिवहन के शुल्क में 50 रुपये के साथ 1150 रुपये में खरीदी गई कंप्यूटर टेबल के लाभ परसेंट 5 है, तो बिक्री मूल्य क्या दीजिए। विक्रय मूल्य हमको निकालना है, जो क्रय मूल्य है जो 1150 प्लस 50, कहने का मतलब 1150 हुई, 50 से खरीदा। ठीक है, तो 1150 प्लस 50 1200 हुआ, और विक्रय मूल्य मैंने बताया था क्रय मूल्य। ठीक है, 100 प्लस लाभ अपन 100, तो लाभ कितना 5% का, तो ये हमारा ये कट गया, तो 100 प्लस 5 105, तो हमारा कितना हो गया 1260 रुपये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि उत्पाद और 72 के लाभ के साथ 572 में बेचा गया तो लागत मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 572। ठीक है, क्रय मूल्य हमको निकालना है प्लस लाभ पा दिया है, तो इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 572 में से 72 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 500 बचेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 16 वोल्टों का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज मिला। क्रय मूल्य कितना है, इसमें आपको उल्टा करना है। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य को विक्रय मानो, विक्रय मूल्य को क्रय मान लो। क्रय मूल्य 12 दिया है तो इसको हम विक्रय मूल्य मान लिए। ठीक है, 16 मिनटों का क्रय मूल्य 12 वोल्टों के विक्रय माने, तो यहाँ 12 वोल्टों के विक्रय, तो 12 वोल्ट थे उसको हम विक्रय 16 के मान लेंगे। ठीक है, उसमें उल्टा मानना है, तो क्रय मूल्य 12 वोल्ट है, विक्रय मूल्य 16 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 16 में से 12 निकल गया बराबर 4 बचा। अब लाभ निकालना है, लाभ कितना का हुआ 4, कितने में से हुआ 12 में से, तो हमारा कितना हुआ 100, तो यहाँ पर लगभग कितना हो जाएगा 100/3 यानी 33.33 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अर्जित ब्याज क्या है, यदि मूलधन 12,000 तो 15,000 से हो जाएगा, तो वही है। ठीक है, ए बराबर पी प्लस आई, ये मैंने से फार्मूला में बताया, क्वेश्चन रिपीट होगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला सवाल को, मैंने कहा रिपीट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम देखते हैं, एक वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 1,00,000 रुपये की मूल राशि का साधारण ब्याज कितने, 1,00,000 रुपये की मूलधन के, तो समय दिया है ना, मूलधन कितना है 1,00,000, समय कितना है 10, और दर कितनी है 10%, और समय हमारा 1 दिया। कैलकुलेशन करेंगे इतना कुछ निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 80,000 की ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन, ए बराबर 80, ये मैंने इस पर फार्मूले में रखना है हमको। आर क्या है हमारा 10 है, एन क्या है हमारा समय 2 वर्ष के लिए दिया है, और पी हमारा क्या दिया है मूलधन दिया है। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। ठीक है, तो 80,000 में से ये काटे पीटेंगे ऐसे करेंगे, तो जो कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इतना निकल आएगा। आपको क्या जनरली मैंने एक थोड़ा सा वे बता रखा है, आपको करना अपने हाथ से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने हैं खुद, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हाथ से करेंगे तभी कर पाएंगे। मेरे करने से आपको हमको दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे, आप तो थोड़ा एक शॉर्ट आइडिया आपको दे सकते हैं कि
कैसे क्या करना है, बाकी आपको हाथ से अपने करना है। अब मैंने ट्रेड मैराथन की ट्रेड थ्योरी की मैंने क्वेश्चन की एक ट्रेड MCQ टाइप क्वेश्चन की मैंने एक थ्योरी की क्लास ली थी मैराथन 2.5 घंटे की 3 घंटे की। आप उसको देखेंगे तो आपके सारे जो MCQ टाइप में जो CBT में क्वेश्चन आने वाले हैं फिटर में, तो आपको 100% सिक्योरिटी के साथ आपको कर ले जाएंगे, अच्छे से कर ले जाएंगे, ये हमको पता है। तो आपको वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो चैनल को तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे जो वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे, तुरंत अपडेट रहते रहे, ठीक है। तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, जो मैंने ट्रेड थ्योरी की जो क्लास ली थी मैराथन जो क्लास ली थी, आपको उस क्वेश्चन से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो निम्मी वाले इसी पैटर्न से दिए हैं, ठीक है। तो आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी से मिल जाएंगे। तो आप उसको देख लीजिएगा, ना देखें वीडियो को तो आप मैंने उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको टच करके मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे वीडियो पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।